लेट्स रिवाइज AS16 सबसे पहले बताओ किसका था, बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट यानी हर बार जब भी मैं AS16 लगाऊंगा तो ऑब्वियसली किसके ऊपर लगेगा, बोरोइंग्स के ऊपर। किसके ऊपर लगेगा, बोरोइंग के ऊपर। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल पे लगेगा क्या, नहीं। रिटेन अर्निंग पे लगेगा क्या, नहीं। अच्छा प्रेफरेंस शेयर मैंने तुमको बताया दो टाइप के रह सकते हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। इरिडीमेबल किसकी तरह ट्रीट होते हैं, इक्विटी की तरह ट्रीट होते हैं, तो उसको बोरोइंग कॉस्ट बोलूंगा क्या, नहीं। लेकिन जो रिडीमेबल वाले वो कैसे क्लासिफाई होंगे, लायबिलिटी की तरह, उसको बोरोइंग कॉस्ट बोलूंगा क्या। यस, बोरोइंग कॉस्ट की डेफिनेशन क्या पढ़े थे, बोरोइंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट, यानी सिर्फ इंटरेस्ट ही आएगा क्या, नहीं। बैंक चार्जेस बहुत सारे की, लोन प्रोसेसिंग, ये वो सब चार्जेस भी आएंगे क्या, यस, इनकर्ड बाय द एंटरप्राइज इन कनेक्शन विद द बोरोइंग ऑफ फंड्स। यानी ये इसमें कंपलसरी अपन क्या कवर करेंगे, सिर्फ बोरोइंग ऑफ फंड्स। फंड्स बोरो किया तो मैं क्या कंसीडर करूंगा, बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट कंसीडर करूंगा। अच्छा इसमें क्या क्या आएगा, इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस आएंगे क्या, यस। अच्छा डिस्काउंट ऑन क्या है, डिस्काउंट ऑन कब, इशू, बराबर है क्या, डिस्काउंट ऑन इशू को भी मेरे को क्या ट्रीट करना है, बोरोइंग कॉस्ट। या फिर क्या, प्रीमियम कब, रिडम्पशन के टाइम। प्रीमियम कब, रिडम्पशन के टाइम। अगर मैंने डिबेंचर रिडीम किए प्रीमियम पे तो उसको भी मेरे को क्या ट्रीट करना पड़ेगा, बोरोइंग कॉस्ट। और उसके बाद क्या है, एक्सचेंज डिफरेंस में जो भी लॉस हुआ, लॉस को भी मैं बोरोइंग कॉस्ट ट्रीट करता क्या, ये इसके हिसाब से, यस। और लास्ट क्या है, फाइनेंस चार्जेस इन केस ऑफ फाइनेंस लीज, कहाँ पे रेफर करेंगे, AS19। क्या बात है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो यहाँ पे एसेट को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया, एक तो क्वालिफाइंग एसेट, दूसरा नॉन क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट मतलब क्या, एसेट विच टेक्स सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी इज द क्वालिफाइंग एसेट, बरोबर है क्या, बोलो रे, यस। अच्छा फिर नॉन क्वालिफाइंग एसेट क्या हो जाएंगे, जो भी क्वालिफाइंग नहीं है वो क्या हो जाएंगे, नॉन क्वालिफाइंग एसेट। अच्छा AS16 के हिसाब से सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम कितना अज्यूम करते हैं अपन, 12 मंथ्स। AS16 के हिसाब से सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम कितना अज्यूम करते हैं, 12 मंथ्स। देखो यहाँ पे क्या, अज्यूम सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम इज 12 मंथ। लेकिन क्या उससे कम या ज्यादा ले सकता क्या, यस। जो भी अगर लॉन्गर शॉर्टर पीरियड जस्टिफाइड रहा तो ले सकते, सिंपल बात तो अगर क्वेश्चन में बोला उससे कम या ज्यादा तो वो ले लेना, वरना कितना है बेसिक अजम्पशन 12 मंथ्स का। बोलो जमरा क्या पक्का, यस। अच्छा अब एक बात बताओ, क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर जो भी बोरिंग कॉस्ट लगी उसको क्या करेंगे अपन, कैपिटलाइज, बरोबर है क्या। अगर अदर देन क्वालिफाइंग एसेट उसको डायरेक्टली कहाँ डाल दूंगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब डायरेक्टली कहाँ लेके जाऊंगा, P&L में। बोलो जमरा क्या पक्का, यस। अच्छा यहाँ पे भी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया अब तक जो ये इसका पढ़ रहे थे सिमिलर वैसे ही है क्या, यस वही है। इट इज प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। बोलो जमरा क्या पक्का, यस। फिर उसके बाद था नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, एक्सचेंज डिफरेंस। फॉरेन करेंसी में बोरोइंग किया तो एक्सचेंज डिफरेंस को बोरोइंग कॉस्ट ट्रीट करना चाहिए या नहीं। अब इसमें मैंने तुमको बोला यहाँ पे एक्सचेंज डिफरेंस इन द सेंस ऑफ व्हाट बता रहा, प्रिंसिपल अमाउंट पे। बोलो जमरा क्या पक्का, यस। $10,000 का लोन लिया, कितने का डॉलर का लोन लिया, $10,000 का लोन लिया। पहले डॉलर का रेट था जब बोरो किया 70, एंड ईयर एंड पे हो गया डॉलर का रेट हो गया 75, तो मेरा एक्सचेंज डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 50,000 रुपीज का। कितने का, 50,000 रुपीज का। तो वो ये एक्सचेंज डिफरेंस के बारे में बात कर रहा। बोलो जमरा क्या पक्का, यस। हर बार इंटरेस्ट तो अपन क्या लेंगे, एक्चुअल में ही लेंगे। अगर सपोज इस पे 10,000 पे 5% होता तो 10,000 का 5% मतलब 500, 500 इंटू 75 करता फिर मैं, यानी इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर का कितना था, 37,500। वो तो हमेशा मैं एक्चुअल में ही लूंगा। एक्सचेंज डिफरेंस मतलब क्या, जो मेरे प्रिंसिपल अमाउंट में एक्सचेंज डिफरेंस हुआ वो वाली बात कर रहा हूँ। बोलो जमरा क्या पक्का, यस। अच्छा गेन है तो कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं। कहा जाएगा सीधा, लॉस है तो लॉस है तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग तुम्हारा कैपिटलाइज हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, एक्चुअल एक्सचेंज लॉस। बोलो जमरा क्या पक्का। सेकंड कंडीशन क्या है, देखो, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी बोरोइंग। क्वेश्चन में तुमको लोकल करेंसी बोरोइंग का भी इंटरेस्ट रहेगा, उसमें से तुम्हारा जो एक्चुअल इंटरेस्ट लगा था ना अपना, कितना लगा था, 37,500। बोलो जमरा क्या पक्का, एक्चुअली जितना इंटरेस्ट लगा वो क्या कर देना, लेस कर देना। दोनों का डिफरेंस क्या रह सकता, लोअर ऑफ द फॉलोइंग लेना, एक्चुअल एक्सचेंज लॉस और डिफरेंस बिटवीन क्या, इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी बोरोइंग लेस फॉरेन करेंसी बोरोइंग। बोलो जमरा क्या पक्का। ये इस तरीके की लिमिट क्यों दी है, क्या बोला हुआ है, मैक्सिमम तुम बोरोइंग कॉस्ट कितनी ट्रीट कर सकते, जितनी लोकल करेंसी बोरोइंग कर रहे थे। बोलो जमरा क्या पक्का, यस। मैक्सिमम कितना बोरोइंग कॉस्ट ट्रीट कर सकता मैं, जितना लोकल करेंसी में बोरोइंग कॉस्ट लगती मेरी। बोलो जमरा क्या पक्का, यस 100%। नेक्स्ट क्या देखो, एक्सचेंज डिफरेंस कहाँ पे चार्ज होगा, P&L में। या फिर एक्सचेंज डिफरेंस को किस कौन से एस में रेफर करूंगा, AS11 में। बोलो जमरा क्या पक्का, यस। अच्छा अब पहले अगर कोई भी बोरोइंग कॉस्ट को मैंने पहले कोई भी लॉस को बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट ट्रीट किया और अब गेन हो रहा, तो डायरेक्ट P&L लेके जाओ या पुराना वाला रिवर्स कर दो,
पहले पुराना वाला रिवर्स कर दो पहले। अब देखो करंट ईयर में गेन था, लेकिन पहले क्या हुआ था, प्रीवियसली एक्सचेंज लॉस था जो बोरोइंग कॉस्ट रेट किया, तो आज के डेट में मेरे को बोरोइंग कॉस्ट से हटाना पड़ेगा क्या? यस, बोलो जम रहा क्या पक्का? यस। अच्छा, अब दो तरह की बोरोइंग देखते हैं, एक तो स्पेसिफिक, दूसरी जनरल। स्पेसिफिक बोरोइंग मतलब क्या? स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिया, वही पर्पस के लिए यूटिलाइज करूंगा, मतलब स्पेसिफिक बोरोइंग। स्पेसिफिक बोरोइंग के केस में मेरे को बताओ, मैंने इवन इफ यूज करूं या नहीं करूं पूरे साल का स्टिल कैपिटलाइज करूंगा क्या? यस, वेदर और नॉट यूज, लोन यूज करूं या नहीं, मैं कैपिटलाइज कर दूंगा। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। ऐसे केस में क्या करना, बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड अप टू द डेट ऑफ कंप्लीशन ले लो, बरोबर है क्या? उसमें से जितने टाइम इंटरेस्ट इंटरेस्ट अर्न किया किसके ऊपर? आइडल फंड। सपोज तुमने 1 करोड़ का लोन लिया, 1 करोड़ का लोन स्पेसिफिक बोरोइंग, तो क्या उसके ऊपर का पूरा इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा? यस। लेकिन इसमें से 5 महीने सपोज 40 लाख रुपए आइडल थे, तो मैंने आइडल थे इसलिए क्या किया, कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, एफडी करके रख दिया, और उसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट इनकम जनरेट हुई। अब एक बात बताओ, जब यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट ट्रीट कर रहा तब तो पूरा 1 करोड़ में ट्रीट कर रहा क्या? यस। इसलिए क्या बोला हुआ है, अगर तुम्हारे आइडल फंड्स थे और उसके ऊपर कुछ इनकम हुई तो क्या कर देना, लेस कर देना। यानी मैं कहाँ पे क्या स्पेसिफिक बोरिंग के केस में क्या ट्रीट करूंगा, नेट बोरिंग कॉस्ट। बोलो क्या लूंगा, नेट बोरोइंग कॉस्ट। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। फिर इसको बोरोइंग कॉस्ट को क्या कर दो, अलोकेट कर दो इन द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर। क्वालिफाइंग एसेट हो तो उसकी बोरोइंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, कैपिटलाइज। नॉन क्वालिफाइंग एसेट है तो पी&एल। बोलो जमरा क्या पक्का? जनरल बोरोइंग मतलब क्या? बिजनेस में गंबा गुत्ता ऐसे ही 1-2 करोड़ 5 करोड़ रुपए जनरल बोरोइंग लेके रखा हुआ है, जैसे जैसे जहां जहां यूज आता वैसे वैसे वहां पे यूटिलाइज करूंगा। बोलो जमरा क्या पक्का? ये केस में मेरे को क्या करूंगा, क्या देखना है कि भाई मैंने कितने पीरियड के लिए वो लोन यूज किया। सपोज मैंने 5 करोड़ का लोन लिया, उसमें से मैंने एक पर्टिकुलर एसेट पे 2 करोड़ यूज किया, वो भी सिर्फ 6 महीने के लिए, तो कितने मंथ्स के लिए कैपिटलाइज करूंगा, 6 महीने के लिए। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। ये पर्पस के लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर। क्या निकालूंगा, वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर। यानी 2 करोड़ का खर्चा हुआ, 2 करोड़ को 6 महीने के लिए हुआ, 2 करोड़ इंटू 6/12 करके क्या निकालूंगा, वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर। उसके बाद क्या निकालूंगा, अगर एक से ज्यादा बोरिंग है तो मेरे को क्या लगेगा, कैपिटलाइजेशन रेट। अगर एक से ज्यादा जनरल बोरिंग है मेरी तो क्या लगेगा मेरे को, कैपिटलाइजेशन रेट। अच्छा, कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकालू, बोरिंग कॉस्ट ऑन जनरल बोरिंग डिवाइड बाय टोटल वेटेड एवरेज जनरल बोरिंग कितनी है, इनटू 100। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। उसके बाद सबसे पहले जो भी तुम्हारा वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर आया, इसमें से सबसे पहले क्या हटा दो, स्पेसिफिक बोरोइंग। सबसे पहले क्या हटा दो, स्पेसिफिक बोरोइंग। स्पेसिफिक बोरोइंग हटाने के बाद जो भी एक्सपेंडिचर बचा, जो भी एक्सपेंडिचर बचा उससे कैपिटलाइजेशन रेट मल्टीप्लाई करके क्या निकालूंगा, जनरल बोरोइंग टू बी कैपिटलाइज। और ये टोटल अमाउंट किस में ऐड कर दूंगा, कॉस्ट ऑफ एसेट में। किस में ऐड कर दूंगा जाके, कॉस्ट ऑफ एसेट में। एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक और बोरोइंग कॉस्ट। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। यानी सिंपल बात बताओ तो स्पेसिफिक बोरिंग के केस में पूरी की पूरी कैपिटलाइज होगी। जनरल बोरिंग के केस में मेरे को कैपिटलाइजेशन रेट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर। लेकिन वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर में से मैं पहले क्या हटा दूंगा, स्पेसिफिक बोरिंग हटा दूंगा। बोलो जमरा क्या पक्का? वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर कैसे निकालूंगा, जितना भी एक्सपेंडिचर किया कितने मंथ्स के लिए था उसको मंथ से मल्टीप्लाई कर दो। 6 मंथ के लिए था तो 6/12, 3 मंथ के लिए था तो 3/12। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। अच्छा, कैपिटलाइजेशन रेट सिंपल जनरल बोरिंग का इंटरेस्ट रेट है, लेकिन मेरी जनरल बोरिंग अलग अलग रेट पे, तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, वहां पे भी वेट कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूंगा, टोटल बोरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय वेटेड एवरेज बोरिंग्स। बोलो जमरा क्या पक्का? बोलो रे। यस। अच्छा, अब 3 चीजें थी, देखो। एक तो कमेंसमेंट, सस्पेंशन और सीज। सबसे पहली चीज थी कब से क्या कमेंस हो, कब से कैपिटलाइजेशन कमेंस होगा किसका, बोरोइंग कॉस्ट का। तो बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन कब से कमेंस करूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, इनकर होना चाहिए। एक एमसीक्यू में बोला हुआ था, वहां पे बोला था प्लानिंग स्टार्ट हो गई। प्लानिंग स्टार्ट हुई मतलब एक्सपेंडिचर इनकर हुआ क्या, नहीं। क्या बोला हुआ है, बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन कब से कमेंस होगा, जब से एक्सपेंडिचर इनकर हुआ। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। उसके बाद क्या है, बोरोइंग कॉस्ट भी इनकर होना जरूरी है क्या, यस। अच्छा, अगर सिर्फ लोन लेके बैठ गए, खर्चा चालू ही नहीं किया, तो भी कैपिटलाइज करूंगा क्या, नहीं। यानी बोरोइंग कॉस्ट भी इनकर होनी चाहिए और एक्सपेंडिचर भी इनकर होनी चाहिए, और एक्टिविटीज भी स्टार्ट हो जानी चाहिए। क्या बोलो रे? यस, डेवलपमेंट स्टार्ट होना चाहिए, तभी मैं क्या करूंगा, बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करूंगा। अच्छा, कमेंट्स कर दिया। अब सस्पेंड मतलब क्या, सस्पेंड टेम्पररी पीरियड के लिए होगा या परमानेंट,
टेम्परेरी, बहुत बार ऐसा हो सकता है टेम्परेरी पीरियड के लिए मैंने काम रोक दिया तो कैपिटलाइज क्या कर दूं, सस्पेंड कर दूं। तब उसमें दो केसेस है, जो भी सस्पेंशन हुआ वो नॉर्मल रीजन की वजह से या एबनॉर्मल रीजन। नॉर्मल रीजन मतलब क्या, तुम काम ही कर रहे जोग्राफिकल एरिया, बांद्रा वर्ली सेलिंग बना रहे, तो क्या हाई नदी की लहरें, समुद्र की लहरें तेज होना पॉसिबल है क्या, यस काम रोकना पड़ सकता क्या, यस वहां पे क्या होगा, नॉर्मल रीजन। नॉर्मल रीजन क्यों, ड्यू टू जोग्राफिकल एरिया, हाई वाटर लेवल। बोलो जमरा क्या पक्का, यस रह सकता क्या ऐसा। तो वो केस में बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन सस्पेंड करूंगा क्या, नहीं, क्योंकि वहां पे नॉर्मल रीजन था। लेकिन एबनॉर्मल रीजन, मेरे लेबर ने स्ट्राइक कर दिया, लेबर काम नहीं कर रहे, तो ये कौन से रीजन है, एबनॉर्मल रीजन। ये केस में बोरिंग कॉस्ट का सस्पेंड करूंगा क्या, यस ये केस में बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन सस्पेंड कर दूंगा। अच्छा सीज कब हो जाएगा, कब मैं बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना बंद कर दूंगा, जब एसेट कंप्लीट हो गया। बोलो समझा क्या, अच्छा कंप्लीट या फिर सब्सटैंशियली कंप्लीट, हर जगह पे अपन क्या वर्ड यूज करते हैं, या तो कंप्लीट हो गया, मेजॉरिटी पार्ट हो गया, 90% काम हो गया, यानी सब्सटैंशियली कंप्लीट। देखो सीज कब हो जाएगा, जब एक्टिविटीज कंप्लीट हो गई या सब्सटैंशियली कंप्लीट, या सिंपल बात बताओ तो एसेट क्या हो गया, रेडी फॉर यूज हो गया। बोलो जमरा क्या पक्का, यस। अच्छा क्वालिफाइंग एसेट पे ही क्या कर दूंगा, कैपिटलाइज करूंगा। नॉन क्वालिफाइंग एसेट था तो उस पर तो कभी कैपिटलाइज किया क्या, नहीं। अच्छा इसका एक एक्सेप्शन है, मेरे को एक बात बताओ, एक्सचेंज डिफरेंस, एक्सचेंज डिफरेंस हर बार पहले आएगा या कंप्लीट होने के बाद में ही आएगा, कंप्लीट होने के बाद में, यानी बेसिकली ईयर एंड पे ही आने वाला है। यानी इसका एक एक्सेप्शन क्या है, एक्सचेंज डिफरेंस। एक्सचेंज डिफरेंस सब्सिक्वेंट डेट पे भी क्या मैं बोरोइंग कॉस्ट ट्रीट करके उसको कॉस्ट ऑफ एसेट में से एडजस्ट करूंगा क्या, बोलो रे, यस। बोलो जमना क्या, मतलब इवन इफ ये बाद में एसेट रेडी फॉर यूज होने के बाद में हुआ तो भी मैं फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस को ट्रीट करूंगा क्या, बोलो रे, यस। और लास्ट क्या है, डिस्क्लोजर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर दे देना कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करी और कितना बोरोइंग कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड कैपिटलाइज हुआ था। बोलो जमरा क्या पक्का, यस। एक बार आ जाओ क्वेश्चन बैंक पे। देखो सबसे पहले 10,000 यूएस डॉलर का लोन लिया, कितने का लोन लिया, 10,000 यूएस डॉलर। इंटरेस्ट रेट कितना था, 5%। अच्छा ईयर एंड पे डॉलर का रेट कितना था, 48। कितना है इंटरेस्ट बोलो, 24,000 का इंटरेस्ट है। बोलो जमना क्या पक्का। अच्छा एक्सचेंज डिफरेंस कितने का है, 45 48, 10,000 इंटू 48 माइनस 45 कितने का है, 30,000 रुपए का एक्सचेंज डिफरेंस है क्या, बोलो रे, यस। एक्सचेंज डिफरेंस कितना कैपिटलाइज कर सकता, लोअर ऑफ द फॉलोइंग। एक्सचेंज लॉस कितना कैपिटलाइज करूंगा, लोअर ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या था, एक्चुअल एक्सचेंज लॉस कितना है, 30,000। और दूसरा क्या था, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट ऑफ लोकल करेंसी बोरोइंग एंड फॉरेन करेंसी बोरोइंग। यहाँ पे लोकल करेंसी बोरोइंग का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है क्या, कितना है, 11%। तो ले लो, कितने का लोन लिया था मैंने, देखो 10,000 यूएस डॉलर का कितने का लोन लिया, 45 के हिसाब से, मतलब 4.5 लाख का लोन लिया। तो ले लो 4.5 लाख इंटू 11% माइनस 24,000 कितना आया, 45 कितना आया रे, 4,50,000 इंटू 11% माइनस 24,000 कितना आ रहा, 25,500 आया क्या, बोलो रे, यस। मैं डिफरेंस कैलकुलेट करने बोल रहा था तुमको, 25,500। अब बताओ लोअर ऑफ द फॉलोइंग कौन सा है, 25,500। यानी मैक्सिमम एक्सचेंज डिफरेंस कितना कैपिटलाइज करूंगा, 25,500 मेरा क्या हो जाएगा कैपिटलाइज। देखो इनका भी 25,500 आया, तो टोटल बोरिंग कॉस्ट कितनी हो गई, 24,000 प्लस 25,500 कितना हो गया, 49,500। अच्छा रिमेनिंग एक्सचेंज डिफरेंस कहाँ पे रेट करूंगा, एस 11 के हिसाब से। बोलो जमना क्या पक्का, यस। नीचे इन्होंने वही लोकल बोरिंग रेट 13% बोला था, 30% वाले केस में पूरा का पूरा बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जा रहा था, ठीक है। चलो ये वाला आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे दो है, 1 लाख की कौन सी थी, स्पेसिफिक बोरिंग, और दो है जनरल बोरिंग। पहले जनरल बोरिंग का कैपिटलाइजेशन रेट निकालो, कितना आ रहा, 5 लाख का 11%, 9 लाख का 13%, 55, 1,17,000, यानी टोटल कितना हो गया, 1,72,000। टोटल बोरिंग कितने की थी, 14 लाख, तो इसको डिवाइड कर दो 14 लाख से।
कितना आया 12.285%, इतना ही आया क्या बोलो रे। यस, यानी कैपिटलाइजेशन रेट अपना कितना आ गया 12.285%। वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर निकालना, जनवरी में लिया यानी 2 लाख पूरे 12 महीने था क्या। यस, 2 लाख इंटू 12/12, अप्रैल मतलब 2,50,000 इंटू 9/12, 6/12 और 1/12। बोलो इतना ही आया है क्या बोलो रे। यस, कितना आ जाएगा मेरा वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर 6,22,500। अब इसमें से पहले क्या माइनस करूंगा 6,22,500 में से 1 लाख की स्पेसिफिक बोरिंग थी, 6,22,500 में से 1 लाख की स्पेसिफिक बोरिंग, तो बची कुछ जनरल बोरिंग कितनी की हो जाएगी 5,22,500। 1 लाख पे पूरे साल का 10%, 5,22,500 पे 12.285% कितने का बोलो कितना आया टोटल 74,189। ये पूरा का पूरा कैपिटलाइज हो जाएगा क्या। यस, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट कितना हो गया 10,20,000 का खर्चा 74,189, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट हो गया 1094189। एंट्री क्या होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब एक्चुअली इन्होंने क्या एंट्री करनी चाहिए थी पता है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,20,000 एंड टू बोरोइंग कॉस्ट 74,189, लेकिन इन्होंने पूरा का पूरा एंट्री क्या कर दिया बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक 1094189। बोलो जमना क्या पक्का बोलो रे। यस, ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, टेक लिमिटेड का क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ है, टेक लिमिटेड ने 30 लाख बोरो किए किसके लिए, सब्सिडरी कंपनी गिव लिमिटेड में इन्वेस्ट करने के लिए। अच्छा, सब्सिडरी कंपनी गिव लिमिटेड क्या करने वाली है, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाली है 50 लाख का। अब एक बात बताओ, न्यू प्रोजेक्ट क्वालिफाइंग एसेट है क्या, रह सकता, न्यू प्रोजेक्ट क्वालिफाइंग एसेट रह सकता, लेकिन किसके लिए न्यू प्रोजेक्ट, गिव लिमिटेड। गिव लिमिटेड को तो इन्वेस्टमेंट मिली, यानी गिव लिमिटेड के लिए 30 लाख बोरिंग है क्या, नहीं है। टेक लिमिटेड ने बोरिंग किया, लेकिन टेक लिमिटेड ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट इन शेयर। इन्वेस्टमेंट इन शेयर क्वालिफाइंग एसेट है क्या, नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं है, तो 4 लाख रुपए का जो भी इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज करना चाहिए क्या, नहीं। क्या करना चाहिए, डायरेक्टली P&L को डाल देना चाहिए, यानी कंपनी का इंटेंशन करेक्ट है यार रॉन्ग है, रॉन्ग है। बोलो जमरा के पक्का, वही यहाँ पे कंक्लूजन लिखा हुआ है, कैन नॉट बी कैपिटलाइज बोरोइंग कॉस्ट रेदर देन इट शुड बी चार्ज टू द P&L। बोलो जमरा के पक्का, यस। अच्छा, यहाँ पे देखना कौन सा क्वालिफाइंग एसेट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीलिंग क्वालिफाइंग है क्या, यस। परचेस नॉन क्वालिफाइंग, वर्किंग कैपिटल नॉन क्वालिफाइंग, परचेस ऑफ व्हीकल नॉन क्वालिफाइंग, एडवांसेस नॉन क्वालिफाइंग, परचेस ऑफ टेक्निकल नो हाउ नॉन क्वालिफाइंग। खाली ये क्वालिफाइंग एसेट है, यानी इसके ऊपर का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज। बोलो जमरा क्या पक्का, यस। वही देखो इसके ऊपर का इंटरेस्ट इन्होंने कैपिटलाइज किया, ठीक है। रेनबो लिमिटेड बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्टली क्या स्पेसिफिक बोरिंग थी, इसमें से टेम्पररी इन्वेस्टमेंट माइनस कर देना। यहाँ पे देखो फेज 1 फेज 2 फेज 3 फेज 4 चार अलग अलग फेजेस थे। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ था फेज 1 फेज 2 के खत्म होने के बाद क्या स्टार्ट होगा फेज 3 फेज 4। अच्छा, यहाँ पे 30 लाख का मेरा क्या था इंटरेस्ट कॉस्ट था। फेज 1 और फेज 2 हाफ ईयर में ही कंप्लीट हो गया, तो एक बात बताओ, एक बार कंप्लीट हो गया उसके बाद बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करूंगा क्या, नहीं। तो फेज 1 और फेज 2 की जो भी बोरिंग कॉस्ट आएगी उसका हाफ क्या कर देंगे अपन, P&L को डालेंगे, और हाफ क्या करेंगे कैपिटलाइज। लेकिन फेज 3 और फेज 4 का जितना भी बोरिंग कॉस्ट होगा पूरा पूरा क्या होगा कैपिटलाइज होगा। वही यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है देखो, फेज 1 एंड फेज 2 का हाफ और हाफ क्या होगा, हाफ होगा कैपिटलाइज, बचा कुचा आ जाएगा एक्सपेंस आउट P&L। फेज 3 फेज 4 का पूरा क्या हो जाएगा कैपिटलाइज होगा। बोलो जमरा क्या पक्का, यस। यहाँ पे अपन ने क्वेश्चंस भी देख लिए और बोरिंग कॉस्ट का रिवीजन A16 का कंप्लीट हुआ। चलो लेट्स एंड द वीडियो।